हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी बातें फॉलो करोगे। ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट का बी हाइव सेक्शन का पोएम 2 का पार्ट 1 यानी कि विंड का, जिसको लिखा है सुब्रमण्यन भारती ने। अगर आप चाहते हो आप पहला पोएम भी देखो तो आप पहला पोएम का वीडियो देखना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको पहले पोएम का वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। तो अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद जाना है तो वीडियो के डिटेल में मैंने टाइमलाइन दिया है, वहाँ पे आप जाकर जा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है वो है विंड। विंड मतलब क्या होता है? हवा। ये तो हमको पता ही है, चैप्टर का नाम भी यही है। कम मतलब आना। सॉफ्टली मतलब धीमे धीमे, मतलब आराम से। ठीक है ना, बोलते हैं ना सॉफ्टली, बड़े धीमे, बहुत ही धीमे धीमे मैंने इस चीज़ों को समझा है या जाना है तो सॉफ्टली हम बोलते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना। जब कोई तोड़ना होता है तब हम ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, या रोकने को भी हम ब्रेक बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है। शटर मतलब जो किवाड़ होता है जो हम बंद करते हैं नॉर्मली दुकानों में, देखते होगे आप। और विंडोज़ मतलब खिड़कियाँ, जो हर घर में नॉर्मली आपको मिलती हैं। फिर बात करते हैं, फिर है स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है बिखराव, मतलब बिखर जाना, टूट कर अलग अलग हो जाना, उसको बोलते हैं स्कैटर। क्या बोलते हैं? स्कैटर। थ्रो डाउन। थ्रो मतलब फेंकना और डाउन मतलब नीचे, मतलब नीचे फेंकना। इसको इस तरीके से बोला जा सकता है। ऑन मतलब पर, किसी चीज़ पर। इसे बोलते हैं ना कि समय पर आ जाना, या बोलते हैं कि कॉपी जो है या बुक है वो टेबल पर है, इस तरीके से। द शेल्फ मतलब ताक या निधानी। ये क्या होता है? जो आपके घर में जो दीवार से सटा हुआ अलमारी हम बनाते हैं ना, दीवार सटा हुआ, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं शेल्फ। ठीक है, नॉर्मली उसी को हम शेल्फ बोलते हैं। देयर मतलब वहाँ, होता है ना, वहाँ जाओ तो देयर। और लुक मतलब देखो या देखना, दोनों हो सकता है, देखो या देखना। अभी जब पोएम पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा क्या हम कह रहे हैं। व्हाट मतलब क्या भी हो सकता है, प्रश्न पूछेगा तो क्या। अगर आप किसी को उत्तर दे रहे हो, कुछ समझा रहे हो और किसी बात को लेकर बता रहे हो तो हम जो कह सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो जो मैंने कहा था, तो ऐसे आप व्हाट का यूज़ कर सकते हो। डिड मतलब किया। यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म डिड आया है, मतलब किया। थ्रू क्या है? ये भी थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब था फेंका। ऑल डाउन मतलब सब नीचे। ऑल मतलब सब और डाउन मतलब नीचे। टोर मतलब टीयर का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब था फाड़ दिया। कोई चीज़ है जो फट गई या फाड़ दिया। ब्रॉट मतलब कोई चीज़ अगर आप लेकर आते हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉट। ठीक है, जैसे पानी लेके आते हो तो आप पानी ब्रॉट करते हो, इंग्लिश में कहा जा सकता है। फिर रेन मतलब बारिश, ये तो बहुत आम बात है। अगेन मतलब फिर से, कोई काम अगर वही चीज़ दोबारा करते हो तो बोलते हैं अगेन। वेरी क्लेवर मतलब, वेरी मतलब बहुत, और बहुत ही बोलते हैं। और क्लेवर मतलब चालाक, तो बहुत चालाक हम क्या बोलते हैं? वेरी क्लेवर। इसका यूज़ आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में कर सकते हैं। पोकिंग फन, किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। बहुत मतलब किसी को एक बात पर बार बार बोल कर उससे मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं पोकिंग फन। विकलिंग, विकलिंग मतलब कमज़ोर दिल वाला, या जो बहुत कमज़ोर दिल वाला, जो किसी बात को सहन नहीं कर सकता और तुरंत रोने लगता है या वो बिखर जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं विकलिंग्स। फिर आता है फ्रेल। फ्रेल मतलब होता है अनैतिक, वो चीज़ जो नैतिक नहीं है, जो समाज के लिए सही नहीं है या जो नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हमें किसी बुरे भले, मतलब किसी भी आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर उसे बुरा लगता है तो, है ना। या किसी भी लंगड़ेपन का, किसी के अंधेपन का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो अनैतिक है। क्रम्बलिंग हाउसेज मतलब ढहते घर। क्रम्बलिंग मतलब होता ही है ढहना।
ठीक है ना। तो वो हाउसेस मतलब घर, मतलब ढहते घर। फिर रैफ्टर्स मतलब होता है छत, जो हमारी छत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैफ्टर्स। बॉडीज़ मतलब शव, यहाँ बॉडीज़ मतलब शव है कि नहीं है, यहाँ बुक में देखेंगे। फिर लिव्स मतलब रहता है या रहती है, दोनों हो सकता है। तो ये सब वर्ड मीनिंग आप ज़रूर सम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, क्योंकि अब हम एक्सप्लेनेशन समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये है आपका जो पोयम है विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती। एक बात बता दूं, सुब्रमण्यम भारती ने इसको तमिल में लिखा था, जिसको बाद में A.K. रामानुजन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, मतलब उसको अपने रूप में लिखकर बताया था। ठीक है, तो अबाउट द पोएट हम पढ़ेंगे, वो सुब्रमण्यम भारती रियल पोएट है। उसको ट्रांसलेट सिर्फ किया है A.K. रामानुजन ने, इसलिए उनका भी यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। इसमें दो पोएट हैं, एक तमिल और एक इंग्लिश वाले। लिखा है सुब्रमण्यम, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पता चल जाए क्या पढ़ा रहा हूँ। पहले ये, फिर आगे। क्या लिखा है, सुब्रमण्ला, गलती हो गया, मैं गलत नाम बोल दिया। सुब्रमण्य भारती वॉज बॉर्न ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली इन 1882। सुब्रमण्य भारती जो थी, मतलब थे, उनका जन्म भारत में ही हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में, 1882 में। ही वॉज एन इंडियन पोएट, वो एक भारतीय कवि थे, एंड राइटर, और लेखक थे, मतलब कवि भी थे और लेखक भी थे। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। जो मतलब अब जो कविताएं लिखी जाती हैं या जो भी लेखन लिखा जाता है तमिल में, माना जाता है कि उसके फादर थे, अर्थात इन्होंने ही तमिल में जो नया, जो तमिल में स्टोरी या पोएम लिखने का तरीका है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे बताओ पोएट और राइटर में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। पोएट किसे कहते हैं, राइटर किसे कहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। थ्रू हिज राइटिंग he joined the fight for India's freedom from the British rule. भारती डाइड इन 1921, मतलब कि अपनी राइटिंग से कई लोग लड़ के लड़े, मतलब खुद जाके अंग्रेजों से लड़े। कई लोग सैनिकों के रूप में लड़े। कई लोग अपने फील्ड, मतलब जो करते थे उसके हिसाब से वो ब्रिटेन से लड़े, मतलब ब्रिटिश लोगों से लड़े। तो वही लिखा है, थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग की कला से, ही ज्वाइंट द फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिया। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारत में जो मुहिम चल रही थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, या एक तरीके से अंग्रेज़ों को हटाने का, तो उसमें इन्होंने साथ दिया, ज्वाइन किया, और अपने राइटिंग के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा। और भारती डाइड इन 1921, भारती की मृत्यु 1921 में हो गई थी, यानी ज़्यादा उम्र में वो जिंदा नहीं रहे थे। मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, ये वाला पोर्शन, A.K. रामानुजन। तो A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, लिखा है A.K. रामानुजन इज़ अ ग्रेट कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। ये कन्नड़ निवासी थे, ठीक है, और ये कन्नड़ बोलते थे, और ये इंग्लिश पोएट भी थे। बिसाइड राइटिंग पोएम, राइटिंग के अलावा, बिसाइड मतलब होता है के अलावा, तो ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री इनटू इंग्लिश। उन्होंने जो क्लासिकल यानी कि जो साहित्यिक और जो नए मॉडर्न, मतलब जो नए पोइट्री कविताएं लिखी गई थी अलग अलग भाषाओं में, उसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया। द प्रेजेंट पोएम, मतलब जो ये आप अभी देख रहे हो वर्तमान कविता विंड, इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम, इन्होंने ही ट्रांसलेट इसको किया था इनटू इंग्लिश में, फ्रॉम तमिल से ही इन्होंने, A.K. रामानुजन ने ही इसको एक तरीके से बदला था, ट्रांसलेट किया था। समझ में आ गया। तो ये मेन जो ये पोएम तमिल में थी, इसको ट्रांसलेट किसने किया, A.K. रामानुजन ने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पोएम। ठीक है, पोएम बहुत सामान्य टॉपिक पर है, हवा पर है कि हवा आती है और उससे जो परेशानियाँ होती हैं, बहुत तेज हवा आती है तो क्या होता है, वही लिखा है। व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जब हवा बहुत तेज बहती है, यहाँ ब्लोज मतलब होता है बहना, जब हवा बहुत तेज बहती है, इट कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन,
ग्रेट मतलब यहाँ महान नहीं है, यहाँ मतलब बड़ा। तो जब हवा तेज़ बहती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है वही नुकसान या तबाही मचाती है। इट ब्रेक्स डोर, वो दरवाजे तोड़ देती है। एंड विंडोज़, वो खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ देती हैं। स्कैटर पीसेस ऑफ पेपर, वो पन्नों को बिखेर देती है। थ्रो डाउन बुक्स, वो किताबों को गिरा देती है। ब्रेक रूफ्स, वो छत को, रूफ मतलब छत को तोड़ देती है। ईटीसी मतलब कि और काफ़ी चीज़ें वो कर देती है, एटसेट्रा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो तबाही मचाती है, वो किताबें गिरा देती है, दरवाजे तोड़ देती है, खिड़कियाँ तोड़ देती हैं, पन्नों को बिखेर देती है और छत तोड़ देती है। फिर लिखा टू फेस दिस फेयर्स विंड, फेयर्स मतलब ये भयावक, डरावना, ये जो डरावना हवा जो बहता है उसको फेस करना मतलब उसके अगेंस्ट जाना, एक तरीके से उससे लड़ना। वी विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, हमें बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि कमज़ोर दिल के कहीं छुप जाए या कुछ करे ही ना डर के मारे, तो वो नहीं होना चाहिए। फिजिकली, मेंटली एंड मोरली, शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब होता है मानसिक रूप से, और मोरली मतलब होता है नैतिक रूप से। मतलब अगर किसी की हमें ज़रूरत है कि कोई मतलब किसी की हम ज़रूरत कर पाए तो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे यार हम बच के भाग जाएं, हाँ पहले अपना ही सोचो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हो तो आप करो। ये हमें होना चाहिए। जब बहुत तेज आंधी आती है तो हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, कि ठीक है पहले हम अपने आप को बचाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई और आपको बचा सकते हो, किसी और को बचा सकते हो तो बचाओ। यही मोरालिटी है, यही नैतिकता है। यही पोएट कहना चाह रहे हैं कि टू फेस दिस फायर्स विंड, इस भयावक तरीके के हवे को, अर्थात आंधी कह सकते हैं, आंधी को, वी विल हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, हमें बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए या मतलब रहना चाहिए। फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड मोरली और नैतिक रूप से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। लिखा है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो हवा है जो बहुत तेज बही है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही मचाती है। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा अबाउट द पोएम में कि जब ये आती है तो तबाही मचाती है, किताबें गिरा देती है, दरवाजे तोड़ देती है, पन्ने बिखेर देती है और खिड़कियां तोड़ देती हैं और छत भी तोड़ देती हैं। तो यही मेन पॉइंट है, याद कर लो, यही मेन पॉइंट है, इस सेंट्रल एरिया में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यही तोड़ देती हैं और जिसके कारण नुकसान होता है, बहुत तबाही मचती है। तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो सह नहीं पाते हैं, वो किसी न किसी तरीके से बेचारे टूट जाते हैं। लेकिन जो हमें इससे ऐसे परिस्थितियों में मजबूत होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली, मेंटली या मोरली, वही अब बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, इससे कैसे हम दोस्त बना सकते हैं, इसे किसे, तूफान को नहीं, इस परेशानी में हम कैसे दोस्त बन सकते हैं या दोस्त बना सकते हैं, ये इस पोएम में कहा गया है। समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं द टेक्स्ट यानी कि मेन स्टोरी या मेन पोएम। याद रखिएगा ये राजीव प्रकाशन की बुक है और इसमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी ट्रांसलेशन दिया है। तो पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे और अपने तरीके से जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करेंगे, फिर चेक करेंगे हिंदी में कि क्या हमने जो पढ़ा है वो लगभग सही था या नहीं। लिखा है विंड कम्स, ये जो कवि हैं वो हवे से कह रहे हैं, ठीक, कि भाई ये करो। तो वे लिखा है विंड कम्स सॉफ्टली, हवा धीमे चलो। ठीक है, जब कभी भी आप किसी को ऐसे बोलते हैं ना, राहुल यहाँ आओ, ऐसे बोलते हैं ना, तो आप राहुल बोलकर फिर बोलते हो यहाँ आओ। ठीक वैसे लिखा विंड कम सॉफ्टली, हवा का नाम लेके बोल रहे हैं, हवा कम सॉफ्टली, धीमे आओ, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, शटर मतलब एक तरीके दरवाज़ा, विंडो मतलब खिड़की का जो दरवाज़ा होता है, डोंट ब्रेक, उसे मत तोड़ो। तो डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, जब आप किसी को इस तरह सलाह दे रहे होते हो तो आप इसको डोंट यूज करते हैं। डोंट ब्रेक द शटर, दरवाज़ा मत तोड़ो, ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। तो फिर पहले दो लाइन में क्या लिखा है, हवा धीमे आओ और खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। तीसरे लाइन लिखा है डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर मतलब पन्ने और स्कैटर मतलब बिखेरना। तो पन्नों को मत बिखरो, नॉर्मली देखते हैं जब बहुत तेज हवा आती है तो पन्ने बिखर जाते हैं। तो लिखा है डोंट स्कैटर द पेपर्स को, पन्नों को मत बिखेरो।
डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ मतलब वो अलमारी में जो किताबें रखी होती हैं उन्हें क्या मत करो, थ्रो डाउन, उसे नीचे मत फेंको। तो बहुत तेज आंधी आती है तो किताबें जो होती हैं वो भी गिरने लगती हैं, है ना। अगर आप आंधी वाले एरिया में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा आंधी आती है तो आपको पता होगा। ठीक है, डोंट थ्रो डाउन, मत फेंको, मतलब यह मत नीचे फेंको। थ्रो डाउन मतलब वही मत नीचे फेंको। द बुक्स ऑन द शेल्फ, वो किताबें जो शेल्फ यानी कि एक तरीके से अलमारी पे हैं या बोल सकते हैं ताड़ पर हैं, वो सब किताबें मत नीचे फेंको। पहली 4 लाइन में यही कहा गया। फिर समझा रहा हूँ। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीमे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, है ना। विंडो के, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो, दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर के मतलब पन्नों के बिखरो, पन्ने को बिखरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ मतलब जो अलमारियों पे या जो तट पे यानी कि सॉरी तट पे यानी कि बोल सकते हैं ताड़ पर जो किताबें रखी हैं उनको मत गिराओ नीचे। पहले चैनल में यही है। फिर लिखा है देयर, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ पहला वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने पहला पार्ट बताया इसमें, फिर सेकंड पार्ट मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। ठीक है, लिखा है देयर लुक्स, 5वां लाइन बता रहा हूँ, देयर लुक व्हाट यू डिड। अब देखो ये पहले वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो हवा धीमे आओ धीमे आओ। अब हवा आ चुकी है और वो नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचा चुकी है। वो पोएट कह रहे हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ, वहाँ मतलब वही आसपास के एरिया बारे में बता रहे हैं पोएट कि देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। नॉर्मली आपको पता है ये पोएम किस में लिखी गई थी, तमिल में, और तमिलनाडु में आंधी तूफान आते रहते हैं, जो सागर किनारे वाले एरिया होते हैं वहाँ आंधी तूफान आते रहते हैं। तो लिखा है देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यहाँ डिड मतलब है किया, कोई काम आपने जो किया होता है, डू का सेकेंड फॉर्म, कि देखो तुमने क्या किया वहाँ। यू थ्रू डाउन देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको फेंक दिया, किसको, किताबों को। यू थ्रू देम ऑल डाउन मतलब तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। 5वीं लाइन फिर से दोहरा रहा हूँ, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। हवे को बोल रहे हैं, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्नों को टोर यानी फाड़ दिया। जब पन्ना मतलब जब हवा बहुत चलता है तो पन्ने देखते हो ना, हाँ, किताब के उड़ने मतलब वो अपने आप खुलने लगते हैं और उतने तेज खुलते हैं कि वो फट जाते हैं। तो वही लिखा है यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने बारिश फिर लाई। जब बहुत तेज हवा चलती है तो बारिश अपने आप, जब आंधी आती है तो नॉर्मली बारिश आती ही आती है। लिखा है यू ब्रॉट मतलब लाना, रेन अगेन तुमने बारिश फिर लाई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो। ये हवे कहा जा रहा है विंड को। यू आर वेरी क्लेवर, यू आर शॉर्ट में इसको इस तरह ही लिखते हैं, नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, लेकिन पोएट को थोड़ी ज़्यादा छूट दी जाती है कि पोएट हल्की फुल्की छेड़खानी कर सकता है। ठीक, मतलब शब्दों को थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोकिंग फन मतलब किसी को बार बार मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, वो भी एक पॉइंट को लेकर। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप किसी दोस्त का मजाक उड़ाते हो किसी एक बात को लेकर, वो अगर मान लो किसी बात को बहुत गलत तरीके से बोलता है, कभी कभी कोई लोग गलत तरीके से बोल देते हैं, तो आप उसी को लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो, तो उसको बोलते हैं पोकिंग फन, किसी एक पॉइंट को लेकर किसी का मजाक उड़ाना। तो लिखा यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो। हवे कह रहे हैं पोएट कि तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट विकलिंग, बार बार हंसी मतलब बार बार मजाक करना या बार बार मजाक उड़ाना। एट विकलिंग, कमज़ोरों पर। विकलिंग मतलब कमज़ोर दिल वालों पर, अर्थात कमज़ोर लोगों पर। तो तुम बहुत चालाक हो, तुम मजाक उड़ाते हो कमज़ोर लोगों पर, अर्थात कमज़ोर लोगों का तुम मजाक उड़ाते हो। कहना चाह रहे हैं पोएट इसमें कि जो गरीब हैं, जो बेचारे बहुत कम पैसा कमाते हैं, तुम उनका घर तबाह कर देते हो, और वो बेचारे कमज़ोर दिल वाले होते हैं, और तुम बार बार उनको एक तरीके से पोक करते हो। पोक करना मतलब किसी को बार बार किसी बात को लेकर बोलते रहना या करते रहना, मजाक उड़ाते रहना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। ये जो तुमने किया है उससे क्या हुआ है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, अनैतिक तरीके से घरें गिर रही हैं। क्रम्बलिंग मतलब ढह के गिरना, मतलब
अब दीवार मतलब देखते हो कभी क्या होता है, घर एकाएक गिर जाता है, जब बहुत आंधी आती है, पेड़ गिर जाते हैं, तो वही ढहना, ढहना मतलब बोलता है क्रम्बलिंग। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, अनैतिक तरीके से घर गिर रही हैं। क्रम्बलिंग डोर, दरवाजे गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर, रैफ्टर मतलब वही होता है रूफ, छत, ठीक है। तो क्रम्बलिंग रैफ्टर, छत गिर रही हैं अनैतिक तरीके से, मतलब एक नॉर्मल तरीका होता है भाई, लेकिन इतना तेज तुम चल रहे हो कि तुम अनैतिक तरीके से घर गिरा रहे हो, ठीक है, दरवाजे गिरा रहे हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर, तुम एक तरीके से तुम छतों को गिरा रहे। क्रम्बलिंग वुड्स, तुम यहाँ उड़ आया है लकड़ियों को लेकर, अर्थात जंगलों के पेड़ों को लेकर। सिर्फ लकड़ी जो घर में रखी हो तो वो नहीं, वो जो आप जंगल में पेड़ होते हैं उनकी बात हो रही है। क्रम्बलिंग वुड, तुम पेड़ों को ढहा रहे हो अर्थात गिरा रहे हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम एक तरीके से जो आदमी हैं वो मर रहे हैं और मर के गिर जा रहे हैं। आप सुनते होंगे कि आंधी तूफान आया, 20 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, तो पोएट उसकी बात कर रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम लोगों को ढहा रहे हो अर्थात तुम लोगों को मार रहे हो। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम जीवन को ख़त्म कर रहे हो, जीवन को ढहा रहे हो, ठीक है। तो फिर समझा दे रहा हूँ, देयर से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। लिखा देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया वहाँ। देयर मतलब वहाँ, ठीक है। यू थ्री देम ऑल डाउन, तुमने सब गिरा दिया, मतलब सब किताबें गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुमने बारिश फिर से लाई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम कमज़ोरों पर मजाक उड़ाने बहुत ज़्यादा चालाक हो। फिर आखिरी के 2 लाइन लिखा है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने जो किया है उससे क्या हो रहा है, अनैतिक तरीके से घरें ढह रही हैं अर्थात घरें गिर रही हैं, दरवाजे गिर रहे हैं टूटकर। क्रम्बलिंग राफ्टर, छतें टूट रही हैं, छतें गिर रही हैं। क्रम्बलिंग वुड, पेड़ गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, लोगों का बॉडी अर्थात लोग मर रहे हैं, मर के गिर रहे हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जीवन भी तुम गिरा रहे हो अर्थात जीवन भी ख़त्म कर रहे हो। तो ये पोएट कह रहे हैं, ये इंग्लिश में था, फिर मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं हिंदी इसका, सॉरी अभी लास्ट दो लाइन बाकी है। लिखा है क्रम्बलिंग लाइफ, जीवन ख़त्म कर रहे हो। क्रम्बलिंग हार्ट, और हृदय अर्थात जो लोगों के अंदर प्यार था उसको तुम ख़त्म कर रहे हो, डर बैठा रहे हो लोगों के अंदर, ठीक। वही लिखा है क्रम्बलिंग हार्ट, मतलब वही तुम हृदय अर्थात लोगों के अंदर डर बैठा रहे हो। द विंड गॉड, विंड गॉड मतलब हवा के देवता, ठीक है, वायुदेव से बोलते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो वायु देवता हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सब उड़ा ले जा रहे हैं। क्रशेस देम ऑल, और सबको क्रश कर रहे हैं, यानी सबको कुचल दा रहे हैं। क्रश मतलब होता है कुचलना, सबको कुचल दा रहे हैं, ठीक है। और विनोज मतलब उड़ा लेना, तो जो वायु देवता हैं वो सबको उड़ा दे रहे हैं। देखते हो जब बहुत तेज आंधी आती है तो बड़े बड़े सामान उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है द विंड गॉड, मतलब हवे के देवता। विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, वो सबको क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं और सब कुछ कुचल रहे हैं। समझ आ गया। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं कि हिंदी अनुवाद कितना सही हमारा बैठ रहा है, ठीक। लिखा है दूसरा जो आप देख रहे हो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हे भगवान धीमे धीमे बहो, अर्थात धीमे धीमे चलो। मैं भगवान बोल दिया, गलती हो गया। हे पवन मतलब हे हवा, धीरे धीमे चलो। खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागजों को मत बिखराओ। ताक, जो मैंने कहा ना अलमारी, जो दीवार वाली अलमारी हमारे घर में बनती होती, वो ताक पर रखी किताबों को नीचे मत गिराओ। अरे देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है, मतलब नीचे गिरा दिया है। तुमने पुस्तकों के पृष्ठ फाड़ दिए हैं, मतलब पन्ने फाड़ दिए हैं। तुम फिर से वर्षा ले आए हो। तुम निर्बलों का मजाक उड़ाने में चतुर हो, जो मैंने कहा निर्बल, जो कुछ बेचारे कर नहीं पाते, गरीब लोग। कमज़ोर ढहते मकान, टूटते द्वार, टूटती कड़ियाँ, टूटते लकड़ी यानी वही पेड़, बिखरते शरीर, बिखरते जीवन, टूटते हृदय। वरुण देवता अर्थात वायु के देवता इन सब को उड़ा देते हैं तथा कुचल डालते हैं, यानी कि ये जो गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, दरवाजे गिर रहे हैं और मकान गिर रहे हैं, उनको या तो वो उड़ा ले जा रहे हैं या तो कुचल दे रहे हैं। कौन? वायु देवता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा।
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं वो भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढेर सारी नोटिफिकेशन क्लास 9 की मिलती रहें। ठीक है ना। इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।